वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की स्टडी करके देखते हैं। ट्रांसफार्मर के चैप्टर में हम लोगों ने इसके पहले ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन स्टडी किया था और उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी स्टडी किया था। आज हम लोग उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर स्टडी करके देखते हैं। तो ये सपोज हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर लिया है जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें N1 टर्न्स है, सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 टर्न्स है। और ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से एक अल्टरनेटिंग करंट I1 फ्लो होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट I1 जब प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो होता है तो उसमें एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्रिएट करता है। देखिए हम लोगों ने रेड डॉटेड लाइन से इसको शो किया है, ये हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स है जो कि इस कोर में सेटअप होता है। जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस करता है जिसको हम E2 बोलते हैं। और यही फ्लक्स जब प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करता है तो इसके प्राइमरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ इंड्यूस करता है जिसको हम E1 बोलते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में स्टडी कर लिया था। ये जो फ्लक्स जनरेट होता है वो फ्लक्स जो है वो साइनोसॉइडल नेचर का होता है। और सपोज हम लोग उस फ्लक्स को अज्यूम करते हैं फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, हम लोगों ने इसको ले लिया है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था। अब हम लोगों को स्टडी ये करना है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं फैराडेज लॉ के हिसाब से इनकी वैल्यूज क्या क्या है, इनका मैग्नीट्यूड हम लोगों को इस बार डिराइव करके देखना है। तो चलिए हम लोग पहले कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं। देखिए जो हमारा फ्लक्स है वो साइनोसॉइडल नेचर का है, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी है, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर वेव फॉर्म बना लिया है। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने ओमेगा टी बनाया है और वाई एक्सिस में हम लोगों ने फ्लक्स को शो किया है। ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है फाई एम। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है फाई एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स और उसकी यूनिट वेबर है। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी एफ जिसको हम लोग हर्ट्ज से शो कर रहे हैं, इसकी यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। N1 जो है वो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स है और N2 जो है वो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स है। इस प्रकार के हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अभी भी डिस्कस किया कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से वाइंडिंग में ईएमएफ्स इंड्यूस होते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब भी किसी वाइंडिंग से किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स यदि टाइम के साथ चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। और उस ईएमएफ को हम कैसे शो करते हैं, उस ईएमएफ को हम शो करते हैं -n d∅dt के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो मतलब कि इस वाइंडिंग में और इस वाइंडिंग में भी वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा फैराडेज लॉ के हिसाब से। तो सबसे पहले अपन लोगों ने फैराडेज लॉ को डिस्कस किया। ये माइनस साइन कहां से आया, चलिए ये माइनस साइन जो होता है वो आता है लेंज लॉ के कारण। ये लेंज लॉ क्या है वो भी हम लोग जानते हैं कि लेंज लॉ जो होता है कि किसी भी कॉइल में जब कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो ईएमएफ अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले कॉज का अपोज करता है, तो उस अपोजिशन के कारण ये माइनस का साइन आता है। ये लेंज लॉ है। तो इसका मतलब है ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं ये अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले फ्लक्स का अपोज करेंगे, इसलिए यहां पर ये माइनस का साइन आ गया। तो ये हो गया हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस हिसाब से जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए निकाल करके देखते हैं। चलिए, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हम उसको E1 से शो करेंगे। 1 स्टैंड्स फॉर प्राइमरी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस n की जगह क्या आ जाएगा प्राइमरी का टर्न्स, और प्राइमरी का टर्न्स हम लोगों ने क्या लिया है N1, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे N1 d/dt। और फाई की जगह पर क्या लिखेंगे, तो फाई हम लोगों ने अज्यूम किया है, देखिए फाई एम साइन ओमेगा टी। यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। हम लोगों ने फ्लक्स लिया है तो यहां पर आ जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, फाई की जगह पर फाई एम साइन ओमेगा टी हमने रिप्रेजेंट नोट कर लिया। अब इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा -n1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे यदि टाइम के रिस्पेक्ट में तो फाई एम तो कांस्टेंट है क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो इसलिए फाई एम डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी को यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा cos ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ठीक है, इसी को हम एक बार और यहां पर लिखते हैं। चलिए, तो E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये ओमेगा N1 इंटू फाई एम इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से हम जानते हैं कि हम कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स में पढ़ा हुआ है। तो कॉस थीटा की जगह हम साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए, माइनस ओमेगा N1 फाई एम, कॉस की जगह पर मैं लिख देता हूँ साइन π/2 मतलब 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। इसके अलावा हम एक और रिलेशनशिप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स की, माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर होता है। मतलब ये जो माइनस का साइन है ये थीटा के आगे लग जाता है। यहां पर भी देखिए ये माइनस का साइन है, ये माइनस साइन
90 माइनस ओमेगा टी है। यदि मैं इस माइनस साइन को अंदर लेकर के जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। कैसे हुआ देखिए, ये वाले माइनस को जब मैं अंदर लेकर के जा रहा हूं तो ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा इस रिलेशनशिप के हिसाब से, और ये चीजें जो है वो एज इट इज रहेंगी, ये हो जाएगा ओमेगा n1 फाई। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतनी होगी। यदि मैं इसको स्टैंडर्ड ईएमएफ के इक्वेशन से, एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं तो देखिए साइन के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड होता है, तो इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड होगा इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो कितना हो जाएगा, उसको हम यदि रिप्रेजेंट करें EM1 से 1, क्यों, क्योंकि हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरी का मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा n1 इंटू फाइव। इसके साथ यदि मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ठीक है। दूसरी चीज यदि हम देखें कि यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ रहा है, जबकि यहां पर क्या है ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इसका मतलब है थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, मतलब उसका जो फेज होगा वो हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। यदि मैं फ्लक्स से कंपेयर करूं, फ्लक्स ने इसको इंड्यूस किया है, तो फ्लक्स की इक्वेशन क्या थी, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, उसका फ्लक्स का फेज जो था 0 था, उसके द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फेज कितना आया है, वो आया माइनस 90। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो लैग करता है अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले फ्लक्स से 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन से। तो हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कोई भी ईएमएफ जो किसी फ्लक्स के द्वारा इंड्यूस हो रहा है वो उस अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो यहां पर एक कंक्लूजन तो ये आ गया हमारा। चलिए अब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि ये तो फेज की बात हो गई। मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो आया ओमेगा n1 इंटू 5m। चलिए अब हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यदि हम यहां पर आरएमएस वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो EM1 कितना आया है मैक्सिमम वैल्यू, वो आया ओमेगा n1 इंटू 5m। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई f इंटू n1 इंटू 5m, क्योंकि ओमेगा क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है इसी फंडामेंटल्स में। ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई f, जहां पर f जो है वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, तो यही हम लोगों ने ओमेगा की जगह पर ये सब्सटीट्यूट कर दिया। लेकिन हम लोग ज्यादा कंसर्न रहते हैं आरएमएस वैल्यू से। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी, यदि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं E1 से, फिर से 1 स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वाइंडिंग, E स्टैंड्स फॉर आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ये तो हम लोगों ने ऐसी फंडामेंटल्स में पढ़ा है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये। आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, यहां से सब्सटीट्यूट कर दें, 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू n1 इंटू 5m डिवाइडेड बाय √2। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 2 अपॉन √2 इंटू पाई। यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी 4.44 इंटू एफ इंटू n1 इंटू 5m। ये आ जाएगी हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू और इसकी यूनिट होगी वोल्ट। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा 4.44 5m f इंटू n1। बिल्कुल वैसे ही यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू निकालें, देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी सप्लाई की कांस्टेंट रहती है तो वो भी रहेगी। n1 जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स थे, तो सेकेंडरी के लिए निकालेंगे तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स लिखना पड़ेगा, और मैक्सिमम फ्लक्स तो दोनों वाइंडिंग के लिए कॉमन है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आ जाएगा 4.44 5m इंटू एफ इंटू n2। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन फॉर प्राइमरी वाइंडिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव कर लिया है। फेस तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया था कि वो अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। चलिए यदि मैं यहीं पर E1 अपॉन E2 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, चलिए इस E1 को E2 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब देख सकते हैं कि ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ n1 अपॉन n2। तो इस प्रकार से जो रेशियो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ्स का वो टर्न्स रेशियो के बराबर होता है। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 आता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ
EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। थैंक यू।